स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जैक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और ये अपना पार्ट है 21। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए टेक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो टेक्योमीटर होता है उसका एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है। तो दोस्तों उसका एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है 0 एंड 100, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों बात आती है ये टेक्योमीटर क्या होता है। दोस्तों टेक्योमेट्री एक ब्रांच है सर्वेइंग की। उसमें क्या होता है कि दो पॉइंट होते हैं, उनके परस्पर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन ज्ञात की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट से, यानी एंगल लेवल पे उसका मेजर किया जाता है। उसमें चेन, टेप या कोई अदर से लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्योमेट्री। अब बात आती है कि फिर टेक्योमीटर। दोस्तों टेक्योमीटर भी एक तरीके का थियोडोलाइट ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर आप थियोडोलाइट में एनालिटिक लेंस यूज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, टेक्योमीटर। तो साहब ये एनालिटिक लेंस क्या होता है। एनालिटिक लेंस वो होता है जिसका एडिटिव जो होता है कांस्टेंट वो 0 होता है। इसीलिए पूछा गया है कि टेक्योमीटर में एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0, क्योंकि उसमें एनालिटिक लेंस यूज किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये कोई अपना टेक्योमीटर है। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d अपने को ज्ञात करनी होती है। तो ये जो d होती है आपकी, ये होती है ms प्लस c। दोस्तों ये जो आपका m होता है, ये m इक्वल टू होता है F/I। यही आपका क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 100। और जो आपका ये F+D है ये कहलाता है आपका एडिटिव कांस्टेंट, जिसका एनालिटिक लेंस का क्या होता है, 0 होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो स्मॉल f होता है ये आपका क्या होता है, फोकल डिस्टेंस होता है। फोकल डिस्टेंस स्मॉल i आपकी क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज होती है। और ये जो s होता है यही आपका क्या होता है, स्टाफ का इंटरसेप्ट होता है। आपका जो क्रॉस हेयर होता है, आपने देखा होगा अगर सर्वे में, तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये 3 रेखाएं होती हैं, उसमें इनमें 2 के जो बीच की डिस्टेंस होती है ये आपका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये यहाँ पे यूज होता है आपका d बराबर ms+c से। m इक्वल टू होता है आपका F/I, जो आपका क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 100। और c इक्वल टू क्या होता है, F+D, जिसकी आपकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इतना ज़्यादा भी याद नहीं रखें तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन से रिपीट होता है, उसमें ये आपको ये याद रखना है कि जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो 0 और मल्टीप्लाइंग 100 यानी ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। दोस्तों जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट होता है उसमें CBR की वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। दोस्तों आपकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसका जो सब ग्रेड होता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए अपन क्या करते हैं, CBR टेस्ट करते हैं। दोस्तों आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसमें नीचे की लेयर आपकी क्या कहलाती है, सब ग्रेड। ऊपर की आपकी सब बेस, फिर उस पर बेस, फिर आपकी जो सरफेस कोर्स होती है वो होती है। तो आपके नीचे नीचे की जो सब ग्रेड होती है उसकी स्ट्रेंथ याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट करते हैं। उसमें CBR की वैल्यू 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन दोनों पे ज्ञात करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथ हेमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी डिजीज इज कोज ड्यू टू। दोस्तों जो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है वो आपकी किसके कारण होती है। दोस्तों बच्चों में एक बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपकी नाइट्रेट्स के कारण होती है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जब आपकी नाइट्रेट की वैल्यू की कितनी होती है कि आपकी मेथोपोनिया हो जाती है, तो 45 ppm पे होती है आपकी क्या हो जाती है,
मेथोमोग्लोबिनिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होती है वो होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है पीने के पानी की तो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी वो होनी चाहिए नील, यानी जीरो ही होनी चाहिए, आपकी इसमें कोई भी बीओडी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कई बार इजी सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई बार गलती से बायोलॉजिकल कर देते हैं बच्चे, तो गलत होता है, इसका याद रखना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो आपके क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, और वो आपकी ड्रिंकिंग वाटर की हमेशा नील रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टेजियन एक्वीफर इज द वन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो आर्टेजियन एक्वीफर होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि एक्वीफर क्या होता है। दोस्तों अपनी पृथ्वी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा की बनी हुई होती है। ज़मीन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा बने होते हैं। इन स्ट्रेटा को ही क्या कहते हैं अपन, एक्वीफर कहते हैं। अब इनमें अलग अलग इनके नाम है कि जो ये स्ट्रेटा हैं उन कौन सा एक्वीफर होगा, कौन सा एक्विक्लूड होगा, कौन सा एक्विटार्ड होगा। तो अपन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस स्ट्रेटा में आपका पानी अवेलेबल रहता है उस स्ट्रेटा को अपन क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। ये देखियो एक यहाँ पे कुआं खोदा गया है, यहाँ से अपन पानी ले रहे हैं। पानी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस ज़मीन में जो पोर्स अवेलेबल हैं उसमें पानी भरा हुआ है, तो ये क्या है, एक एक्वीफर है। जैसे आपकी सैंड होगी या ग्रेवल्स, इसका जो स्ट्रेटा बना हुआ है इनमें ज़्यादा पोर होते हैं, तो ज़मीन का वो स्ट्रेटा जिसमें पानी आता है पानी वापस निकाल भी सकते हैं, यानी उसमें परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्वीफर कहलाता है। दोस्तों एक होता है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड वो होता है जिसमें पानी एब्जॉर्ब तो होता है, यानी उसमें पोर्स होते हैं, लेकिन जो आपकी परमेबिलिटी या पानी निकालने की दर बहुत धीरे होती है वो कहलाता है आपका एक्विटार्ड। इसका एग्जाम्पल होता है आपका सिल्ट। एक होता है दोस्तों एक्विक्लूड। एक्विक्लूड वो होता है दोस्तों जिसमें पानी तो आ जाता है बहुत सारा, लेकिन उसमें परमेबिलिटी बहुत लेस होती है, यानी पानी निकाल नहीं सकते। जैसे आपका क्ले हो गया, वो एग्जाम्पल का जाता है आपका एक्विक्लूड का। और एक होता है एक्वीफ्यूज, जो न तो पानी अवशोषित करता है ना ही आपको दे सकता है, यानी नीचे नीचे के पर्दे को ये रॉक हो गई, रॉक में क्या था, न तो पानी जाता है, तो आपका एक्वीफ्यूज का एग्जाम्पल हो गया। अब अपने क्या बोला कि एक्वीफर जिसमें पानी आ सकता है और वो आपको पानी दे सकता है, जिसमें से अपन क्या करते हैं, कुएं या नलकूप खोद के पानी निकाल लेते हैं, तो जिस स्टेटस से निकालते हैं वो होता है एक्वीफर। लेकिन दोस्तों अपने को पूछा गया है कि आर्टिजियन एक्वीफर क्या होता है। दोस्तों आर्टिजियन एक्वीफर होता है जो एक कन्फाइंड एक्वीफर होता है, जिसमें अपन क्या होता है कि कुआं खोदते हैं और पानी सीधा ज़मीन पे आ जाता है, तो वो कहलाता है आपका कन्फाइंड एक्वीफर या आर्टिजियन एक्वीफर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई पानी आया, उसमें पानी अब नीचे आके यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब देखिए ऊपर वाला आपका कन्फाइंड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई परत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए एक अब परत ये रही, एक परत ये रही, इसके बीच में ये कोई एक्वीफर है, ये आपका क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया। और ये पानी की क्या है आपके, देखो ये वाटर लेवल जा रही है। अब आपने क्या किया, यहाँ से जैसे ज़मीन खोदा तो लेवल क्या हो गया, बराबर आ गया, और पानी फुल, यहाँ से प्रेशर लग रहा था, वो प्रेशर के थ्रू पानी आपका क्या होगा, बाहर आ गया। ऐसे वेल क्या कहलाते हैं, आपके आर्टिजियन वेल कहलाते हैं। और जो एक्वीफर होता है वो आपका कहता है कन्फाइंड या आर्टिजियन एक्वीफर कहलाता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया दोस्तों, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्प्रियस स्टेटा, यानी आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पाइप सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन। दोस्तों पूछा गया है कि दो पाइप हैं वो पाइप सिस्टम है वो इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे। तो दोस्तों उसमें हेड लॉस और डिस्चार्ज अगर सेम होगा तो वो क्या होगा, आपका टू पाइप सिस्टम होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो पाइप लगे हुए हैं, एक का डायमीटर छोटा है, एक का डायमीटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1V1 इक्वल टू A2V2 लग के आपका डिस्चार्ज क्या होगा, इसमें सेम होगा, दोनों का लेवल सेम है, तो यहाँ पे आपका जो हेड लॉस है वो भी क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो ऐसा जो सिस्टम है आपका वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट।
दोस्तों आपके जो स्लो सैंड फिल्टर होते हैं उनका क्लीनिंग पीरियड क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उनका क्लीनिंग पीरियड होता है 2 to 3 मंथ्स, यानी 2 से 3 महीने में उसको क्या करते हैं, अपन क्लीनिंग करते हैं। पिछले पार्ट में हमने पूछा था कि स्लो सैंड फिल्टर कितनी टर्बिडिटी रिमूव करता है, तो उसका क्या आंसर था 60 ppm, यानी 60 मिलीग्राम पर लीटर तक आपकी क्या कर देता है, वो टर्बिडिटी रिमूव कर देता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। दोस्तों जो आइडियल फ्लूइड होता है या होना चाहिए, उसका सरफेस टेंशन कितना होना चाहिए? तो ऑब्वियस है उसका सरफेस टेंशन का होगा 0। अगर विस्कोसिटी पूछ लेता तो वो भी आपका 0 होता है। तो आपका आइडियल फ्लूइड होता है, उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, 0, यानी करेक्ट आंसर ए। Next question, the intensity of pressure at any point in a fluid at rest is the same in the all direction। दोस्तों इसमें पूछा गया कि कोई फ्लूइड है वो रेस्ट में है और उस पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कोई भी पॉइंट पे सेम है, तो वो आपका लो दिया था आपका किसने, पास्कल लो ने। तो आपका इसका याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेसेसरी ग्लास फॉर कंप्यूटर रिवोल्यूशन। दोस्तों ये SSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका कंप्यूटर रिवोल्यूशन के लिए जो नेसेसरी ग्लास होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका बोरेक्स ग्लास, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन डाटाबेस होते हैं हमको याद रखना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरेक्स ग्लास। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने पूछा था उन विच ऑफ द प्रिंसिपल बर्नौली इक्वेशन बेस्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मास आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का, बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आज के लिए आपका क्वेश्चन, डैडो इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन। दोस्तों डैडो किस में प्रोवाइड किया जाता है, डाइनिंग हॉल में, बाथरूम में, लिविंग रूम में या वरांदा में? तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।